बताऊंगा 1857 के विद्रोह को, लेकिन इस विद्रोह को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इसे 1857 का विद्रोह क्यों कहा गया, आंदोलन क्यों नहीं। आंदोलन और विद्रोह में क्या अंतर होता है? हमारे मन में सवाल उठता है कई बार कि आखिर हम अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं तो कहते हैं 1857 रिवोल्ट, इसको रिवोल्ट क्यों कहते हैं, विद्रोह क्यों कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये समझिएगा कि अगर इसे विद्रोह कहा गया तो विद्रोह कहने की क्या मायने थे, क्या वाकई में सिर्फ विद्रोह था या एक जन आंदोलन की तरह था। आंदोलन नहीं था तो क्यों नहीं था, उससे पूर्व हमें यह समझना होगा कि 1857 का जो इतना बड़ा विप्लव भारत में दिखाई पड़ रहा है, क्या यह अकस्मात घटित हो गया? अगर हम इसकी ठीक से पड़ताल करें तो हम पाएंगे कि नहीं, ये जन असंतोष की वो सुलगी हुई भावना थी जो धीरे 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 एक बड़े अग्नि का रूप ले रही थी, एक बड़ी अग्नि का प्रकाट्य रूप ले लिया और बाद में इसे ही 1857 का विद्रोह कहा गया। भारत का कुछ ही क्षेत्र था जो इस विद्रोह से भली भांति परिचित नहीं हुआ, या जहां के शासक या प्रशासक या राजा अंग्रेजों के हितैषी थे, जहां यह विद्रोह नहीं फैला। बाकी हर एक जगह भारत में यह विद्रोह देखने के लिए मिला। उन विद्रोह में सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अगर 1857 का विद्रोह पहला विद्रोह नहीं था तो इसके पूर्व क्या विद्रोह था। तो हमें जानते हैं कि ऐसे कई छुटपुट आदिवासी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, सिपाही विद्रोह के रूप में उसके पूर्व भी हमें भान होता है, जैसे 1806 का वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, या उसके पहले हमने बताया था आपको कि 57 में भी क्या किया गया था, 57 के बाद सिपाहियों ने विद्रोह किया था। तो आखिर ये विद्रोह क्यों हुआ था, क्या कारण था? ये पहली बार, जैसे कि 1857 के विद्रोह के बारे में कहते हैं कि बहुत सारे इतिहासकार यह कयास लगा देते हैं कि यह विद्रोह सिर्फ सिपाही विद्रोह था। क्या यह कहना सही है कि यह सिपाही विद्रोह था? सवाल यह उठता है कि अगर जब विद्रोह भारत में हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, भारत का वायसराय कौन था, भारत में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, और विद्रोह जब हो गया तो उस समय सेनापति किसे बना दिया गया? यानी कई तरह के सवाल। गवर्नर जनरल कौन, ब्रिटेन का पीएम कौन, यानी प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन कौन था। उसी के साथ हम यह भी देखते हैं कि विद्रोह की क्या स्वरूप या प्रकृति रही है, विद्रोह किस तरीके का दिख रहा है, अपने स्वरूप में कैसा दिखाई दे रहा है, विद्रोह का क्षेत्र क्या क्या है, विद्रोह का प्रसार का कारण क्या था और पतन के कारण क्या थे, उसको भी समझना होगा। फिर विद्रोह कोई भी होता है तो या तो सफल होता है या तो असफल होता है। हम जानते हैं कि 57 का विद्रोह सफल नहीं था, असफल विद्रोह था। असफल क्यों था इसको समझेंगे और असफलता के क्या कारण थे इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि भले ही अपने प्रयास में कोई भी चीज सफल हो या असफल, जैसे आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा देते हैं तो वहां दो ही चीज होती है, या तो आप फेल होते हैं या तो आप पास होते हैं। अगर पास होते हैं तो आप अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन जब फेल होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपने जो परीक्षा में गलतियां की हैं उन गलतियों से आप कुछ सीख लेते हैं, उनके बारे में आप कुछ जान लेते हैं, तो उसका भी अपना एक महत्व है। भले ही विद्रोह असफल था लेकिन इसका क्या महत्व है भारतीय इतिहास में उसको भी हमें समझना होगा। फिर इस विद्रोह के क्या परिणाम हुए, विद्रोह ने कैसे अपने पृष्ठभूमि बदला, इसके परिणाम आखिर क्या हुए, उसको भी समझ लेना आवश्यक हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो क्या यह पहला विद्रोह था? नहीं, कदापि नहीं। इसके पूर्व भी विद्रोह हुए थे, इसके पूर्व भी हम जानते हैं कि विद्रोह हुए थे और वो विद्रोह बड़े छिटपुट विद्रोह थे। ये 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका जब कारण पढ़ेंगे तो हम पता करेंगे कि इसका कोई एक कारण नहीं है, इसका सामाजिक कारण भी है, इसका धार्मिक कारण भी है, इसका आर्थिक कारण भी है, इसका राजनीतिक कारण भी है। यानी कि हर एक तरीके से इसने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रूल से विभिन्न भारतीयों को प्रभावित किया था, इसीलिए सोसाइटी में भी इसके प्रति असंतोष है, इस गवर्नमेंट के प्रति, यानी समाज थोड़ा दुखी है। आर्थिक कारण भी है, किसी को वेतन कम, किसी को ज्यादा, किसी के साथ अच्छा करना, किसी के साथ बुरा करना।
धार्मिक कारण भी है कि उसने हिंदुओं को तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया, मुस्लिम जो समाज था उसको उनका टोपी पहनना या दाढ़ी रखना उस पर प्रतिबंध लगा दिया, हिंदुओं को तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। समुद्र पार नहीं जा रहे हैं जो हिंदू, उन्हें जबरदस्ती भेजा जाने लगा, अपॉइंट किया जाने लगा कि आपको जाकर भारत से बाहर जो समुद्री क्षेत्र हैं उन्हें उनको लांग कर क्या करना है, भिन्न क्षेत्र पे एक सर्टेन एरिया है जहां पे जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए युद्ध करना है। उसके राजनीतिक कारण भी थे। भिन्न भिन्न कारणों को हम देखेंगे। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ कब हुआ। हम कहते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय अंतिम मुगल बादशाह जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, चूंकि हम कहते हैं कि लेटर मुगल को जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर कहा जाता है। इसे जफर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नोट कर लीजिएगा कि उस समय जब यह विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को, तो उस समय मुगलिया हुकूमत का अंतिम बादशाह जो था जिसका नाम है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहा जाता है, क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। दिल्ली पूरी सो रही थी, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन जिसे कहा है, बिपिन चंद्रा ने लिखा है कि छुट्टी का दिन था। और 10 मई 1857 को क्या करती है आर्मी, यानी कि इंडियन आर्मी मेरठ से यमुना को पार करती है और दिल्ली की सड़कों में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के साथ ही वहां पर न केवल प्रवेश करती है बल्कि आकर एक अनबुझे, एक सोए हुए राजा को, जो कि अपनी सांसें गिन रहा था, एक वृद्ध व्यक्ति था, उसको अपना नेता घोषित कर देती है। यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ एकजुट होकर क्या किया, इस विद्रोह को कमान संभाली। इसमें कई नेता जो हम क्षेत्रीय स्तर पर पढ़ेंगे, जब क्षेत्र के बारे में बताऊंगा कि इसका क्षेत्र क्या रहा है, तो हम बताऊंगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे नेता हिंदू है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे उसका नेता मुस्लिम है। इस विद्रोह का अपना पर्टिकुलर एक चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह जिसे बनाया गया था, जिसे विद्रोह का चिन्ह कहा जाता है। उस चिन्ह को अगर हम देखें तो कहते हैं कमल का एक फूल है और रोटी है, यानी कि कमल का फूल और रोटी उस समय गांव गांव घुमाया जाता था विद्रोह को सांकेतिक प्रदर्शन के लिए कि कमर कस लो, तैयार हो जाओ, अब अंग्रेजों को भारत में और नहीं रहने देना है। क्योंकि इनकी जो राजनीतिक उत्कंठा थी, जो अंग्रेजों की राजनीतिक उत्कंठा है, हम जानते हैं कि 1857 का समय वह समय है जब अंग्रेजों का नियत बदल चुका है। अब वह व्यापारी नहीं रह गया है, अब वह भूभाग का स्वामी बनना चाहता है। इस क्रम को मैंने थोड़ा सा कल हिंट किया था कि 1757 से लेके 1764 के बीच में, यानी कि पलासी सीट के युद्ध से लेके बक्सर के युद्ध के बीच में उन्होंने पूरी तरीके से राजनीतिक एकता की जो तंज थी भारत में कस दिया था। उन्होंने जान लिया था कि भारतीय सत्ता जो है दुर्बल लोगों के हाथों में है, इन्हें बहुत आसानी से पराजित किया जा सकता है। उन्होंने समझ लिया था कि अगर हमने अपने विवेक का जरा सा भी इस्तेमाल किया, यूरोपीय धूर्तता का इस्तेमाल किया, तो हम इन भोले भाले हिंदू मुसलमान जो शासक हैं इन्हें बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा देंगे। हुआ भी यही। अगर क्रमिक रूप से देखें तो पाएंगे कि हुआ भी यही। उन्होंने भारतीयों के साथ एक गहरा छल खेला और वो छल में कामयाब भी रहे। ये धूर्तता उनकी पलासी के युद्ध में भी दिखाई देती है, जो बिना लड़े ही निर्णायक साबित हो गई। और इसका परचम तब ज्यादा लहरा गया जब बक्सर का युद्ध 1764 को होता है और पाते हैं कि मुगल बादशाह, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब, तीनों की कंबाइंड आर्मी को एक व्यक्ति हेक्टर मुनरो जैसा पराजित करके इन्हें रास्ते से अलग कर देता है। सवाल यह है कि 10 मई 1857 विद्रोह कब शुरू हुआ, उसकी उचित तिथि जो एनसीईआरटी कहती है, वो क्या कहती है? 10 मई 1857। बिपिन चंद्र ने लिखा है, मेरा लिखा नहीं है। कहते हैं कि छुट्टी का दिन है, दिल्ली की जनता अभी सो रही है चुपचाप। उसी समय मेरठ से सैनिक क्या करते हैं? दिल्ली में प्रवेश करते हैं और हिंदू और मुस्लिम जितने भी सैनिक हैं आपस में मिलकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का एकीकृत नेता घोषित कर देते हैं, इंटीग्रल लीडर। एक ऐसा लीडर जो लीडर बनने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी मनोवृत्ति लीडर बनने की नहीं थी, फिर भी वो जान रहा था कि अगर
मैंने ये चीज स्वीकार नहीं किया तो जनता आहत हो सकती है। न चाहते हुए भी वो स्वीकार करता है। 10 मई 1857 को जो विद्रोह हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है पामर्स्टन। मैंने लिखा है यहाँ की ब्रिटेन का उस समय पीएम था पामर्स्टन। ये बार बार पूछता है। भारत का उस समय गवर्नर जनरल जो था वो अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत का प्रथम वायसराय है। ध्यान रखिएगा, नाम है लॉर्ड कैनिंग। फिर हम पाते हैं कि उस समय ब्रिटिश जो सेना जिसकी हुकूमत में चल रही थी, जो मुख्य सेनापति था, उस व्यक्ति को नाम है जॉर्ज एनिसन। पूछता है, और विद्रोह जब हो गया, जब जॉर्ज एनिसन से मामला नहीं संभला, तो ब्रिटिश क्या है, बड़े जहीन लोग हैं, वो चालाक लोग थे। उन्होंने तुरंत सेनापति बदल दिया और देखा कि कौन सा सेनापति है जिसका परफॉर्मेंस विद्रोह को दबाने में सबसे बेहतर है। उन्होंने पाया कॉलिन कैंपबेल सबसे बेहतरीन सेनापति है। तो विद्रोह के बाद जो नियुक्त सेनापति था वो कॉलिन कैंपबेल था। और विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर कहा जाता था, नोट करिएगा, जफर नाम की शायरी लिखा करता था। जफर नाम से जो शायरी लिखता है उसी को हम बहादुर शाह जफर कहते हैं। बहुत बड़ा शायर, इनकी एक से एक शायरियां आप पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ा और इन्हें रंगून निर्वसित कर दिया था। जब रंगून निर्वसित किया तो इच्छा प्रकट किया था अंतिम मुगल बादशाह ने कि मेरे मरने के बाद मेरे कब्र पर ये चीज लिखवा दिया जाए। और वो चीज थी कि न किसी के आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो अपने काम न आ सका वो बुझता हुआ चराग हूं। उतनी बड़ी मुगलिया हुकूमत जिसकी इज्जत बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समय से लहरा रही थी, वो धीरे धीरे गर्त में चली गई। और गर्त में अचानक नहीं गई, अचानक तब घटित हुआ जब 1857 का विद्रोह हो गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, ये ईसाइयों के खिलाफ धर्म युद्ध था। कुछ ऐसे भी विचार मिलते हैं, कुछ ऐसे भी विचार मिलेंगे कि नहीं, ये जन विद्रोह नहीं है, ये महज सिपाही विद्रोह है। सवाल यहां बनेगा कैसे, समझेंगे कैसे, जरा समझते हैं। पहले इसके प्रकृति और स्वरूप को देख लेते हैं। यह लेसन 2 लेक्चर में खत्म होगा, एक आज का और एक इसके बाद का, ठीक है। तो 2 लेक्चर हम देंगे इस पर, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं फुली मैं डिफाइन करने का प्रयास करूंगा कि आप लोग उस चीज को समझ जाएं, ठीक है। तो ये कह रहा प्रकृति और स्वरूप, नेचर कैसा है विद्रोह का। दूसरी चीज, विद्रोह हुआ तो उसका सर्टेन एरिया है। विद्रोह कहीं भी नहीं हो जाता, आसमान में विद्रोह नहीं होते, विद्रोह जमीन पे होते हैं, और जमीन में भी एक क्षेत्र निर्धारित होता है। क्षेत्र क्या था, विद्रोह का अगर प्रसार हुआ तो उसका पतन कैसे हुआ। विद्रोह के प्रसार के कारण और पतन के कारण, दोनों कारणों को देखना होगा। सवाल बनते हैं, कई बार पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के पतन के कौन कौन से कारण थे। फिर हम आएंगे असफलता के कारण पे, कि असफल हुआ विद्रोह तो क्यों हुआ। फिर महत्व क्या है, ये विद्रोह किस तरीके के महत्व को दिखा रहा है, भारतीय इतिहास में क्या इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री की कोई भी घटना अपने आप में एक इंपॉर्टेंस लपेट के रखती है, और उसी को हम खोलने का प्रयास करते हैं कि इंपॉर्टेंस है क्या, जरा देख लें, जरा समझ लें। फिर परिणाम, अंततोगत्वा परिणाम क्या हो गया, ठीक। मेरी क्लास लेने से पहले आप लोगों से एक विनम्र प्रार्थना है, एकदम हाथ जोड़ के, कि वही लीजिए जो एनसीईआरटी खूब पढ़े हों मांझ के, क्योंकि वो पहले वाला जो सिस्टम है ना, मैंने उसे साफ कर दिया है पूरी तरीके से। देख लीजिएगा, किसी का भी वीडियो उठा के, जो लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं संबंधित पाठ्यक्रम का सूची देते हैं और उससे 10 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करा देते हैं, उसकी व्याख्या दे देते हैं, बोलते हैं चैप्टर खत्म। मैं वो नहीं करने जा रहा हूं, मैं प्रॉपर वो लेसन पढ़ाऊंगा आपको कि चीजें घटित क्या हुई। लेकिन
सिस्टमैटिक जो इतिहास जो होता है, जो फाउंडेशन बैच में दिया जाता है, मैं उसको नहीं करा सकता। कारण यह है कि कम समय में अधिक चीजें जाननी है और आपको परीक्षा पास भी करना है। जिनको इतिहास में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी कम जानकारी है, उनको मैं बोलूंगा कि आप फाउंडेशन बैच खरीदिए, आपके चीजों पे अवेलेबल है, ठीक है, वहां से आप करिए। जो लोग नहीं जानते हैं ABCD, वहां से एकदम A to Z पढ़ाऊंगा सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे बात वही करूंगा जो महत्व का है, ठीक। क्योंकि मैंने शुरू ही से कहा है कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम क्रॉस करने के लिए ये जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी है हमें क्या छोड़ देना है। जिसने ये समझ लिया वो बहुत कुछ समझ गया। अब देखिए, हमने आपसे कहा था कि विद्रोह का स्वरूप कैसा दिखाई दे रहा है, या विद्रोह अपने स्वरूप में किस तरीके का दिखाई दे रहा है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब वायसराय या अंतिम गवर्नर कैनिंग को जब भारत भेजा जा रहा था, तो कैनिंग ने एक बात कहा था। कैनिंग बेसिकली बड़ा कनिंग आदमी है। क्या उसे पहले ही भान था कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहां पर डलहौजी की नीतियों ने इस स्तर पे कार्य किया है कि उसने कई राज्यों का विलय कर लिया है। हम जानते हैं कि कैनिंग से पहले जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे कहते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी हड़प नीति। हड़प नीति क्या? अगर कोई शासक जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है उसका राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी। दूसरा चीज, आपको गोद लेने का अधिकार नहीं है, आपको कुशासन के आधार पर अपदस्थ किया जा सकता है। इस तरीके से हम पाते हैं कि डलहौजी ने कई राज्यों को अपने अंतर्गत मिला लिया, चाहे वो बरार हो, जैतपुर हो, संभलपुर हो, बघाट हो, झांसी हो, नागपुर हो, ठीक है। इस तरीके से हम पाएंगे कि 1854-55 तक आते आते 48 से शुरू करता है और 55-56 तक आते आते 54 तक आते आते हम देखते हैं कि लगभग भारत के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लेता है। चाहे वो लोअर बर्मा का अधिग्रहण हो, पंजाब का अधिग्रहण हो, हर जगह डलहौजी इसी नीति का प्रयोग करता है। जब लोगों की परंपरा इससे क्या हुई, कुठाराघात हुआ, लोग दुखी हुए कि हमारी जो वर्षों पुरानी परंपरा चल रही थी कि अगर राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो क्या कर सकता है, वो अपना गोद लेकर उत्तराधिकारी बना सकता है। ये उस सिस्टम में प्रवेश कर गया। हमारे पुरातन जो परंपरा थी उस पर इसने प्रहार कर दिया। विद्रोह सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था। और कोई भी विद्रोह होता है ना, तो ध्यान रखिएगा उसका एक दीर्घकालिक कारण होता है और एक तात्कालिक कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 10 मई 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, आप क्या कहेंगे? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अब सवाल ये उठ जाता है कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग अगर 1857 में किया गया तो उससे पहले अंग्रेज क्या यूज कर रहे थे? हम जानते हैं कि एक गन है न्यू इनफील्ड राइफल, इसका प्रयोग डलहौजी के जाने से कुछ ही समय पूर्व अंग्रेज गवर्नरों ने या गवर्नर जनरल ने कराना शुरू किया। उसके पहले एक गन थी, नाम था ब्राउन बैस। ब्राउन बैस जो गन थी उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं किया जाता था, जबकि जो न्यू इनफील्ड राइफल थी उसमें दांत से खींचकर एक लगा होता था चर्बी, जिसमें कारतूस पर उसे खींचा जाता था और खींचकर उसे लोड किया जाता था, देन शूट किया जाता था। बैरकपुर छावनी, मेरठ छावनी, बंगाल में श्रीरामपुर छावनी, तमाम जगह थे जहां पे एक बात फैलने लगी कि अंग्रेजों ने हमें विधर्मी बनाना शुरू कर दिया है। ये बात हिंदू और मुसलमान दोनों को बुरी लगी। क्यों? क्योंकि कहा गया कि ये जो चर्बी वाला जो कारतूस है इस पर गाय या सुअर की चर्बी का प्रयोग होता है। अगर गाय का चर्बी अगर कारतूस में यूज हो रहा है और उसको हिंदू खींच रहा है तो उसकी धार्मिक भावना आहत। गाय माता है। सुअर का जो अगर कोई मुस्लिम खींच रहा है तो उसकी धार्मिक भावना आहत हुई। दोनों ही वर्गों ने यह निश्चय कर लिया कि अब इस विधर्मी को भारत में अब नहीं रहने देना है। इस समस्त विद्रोह का नेतृत्व एक व्यक्ति करने लगा।
जिसके मन में सबसे ज्यादा उद्वेलन मचा, नाम था मंगल पांडे। ब्राह्मण आदमी, दिमाग सटक गया, अगर धर्म नहीं रहेगा तो तुम ही क्यों रहोगे। उसने तपाक से अपने सार्जेंट को गोली मार दिया। सार्जेंट को गोली मारा और हल्ला बोल का नारा दे दिया। यह हल्ला बोल उस समय का ब्रिटिश के खिलाफ दिया गया नारा है। अभी पूछा नहीं है हल्ला बोल किससे जुड़ा हुआ है। हल्ला बोल, धावा बोल, ये दोनों ही बातें उसी समय की है। थोड़ा नोट करते चलिएगा। बोल रहा हूं स्टोरी फॉर्म में, सुनने में मजा आएगा, बाद में सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। तो अभी नोट करते चलेंगे, जहां भी दिक्कत आएगी मुझे रोकेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यह विद्रोह ब्रितानी सत्ता के खिलाफ किया गया भारतीयों के द्वारा एक बड़ा विद्रोह है। विद्रोह क्यों कहा गया? तो भैया विद्रोह उसको कहते हैं जिसका कोई राष्ट्रीय नेता न हो, जिसका कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम न हो, जिसके विद्रोह के परिणाम के बाद यानी सफलता के बाद कोई कार्यक्रम न हो, कि निश्चित कोई आधार सीमा न हो, जो तय न हो कि भाई अगर हमने अंग्रेजों के सिस्टम को पलट दिया तो फिर हम क्या करेंगे। ये सारी चीजों का आप अभाव पाएंगे। आंदोलन में ये सारी चीजें निश्चित की जाती हैं कि विद्रोह कैसे होगा, हिंसक होगा, अहिंसक होगा, विद्रोह का क्षेत्र क्या होगा, विद्रोह का नेता क्या होगा, विद्रोह की प्रवृत्ति क्या होगी, विद्रोह फैलेगा तो हम उसे कैसे एकजुट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उनके पास लीडर है, यहां लीडर नहीं था, लीडर बना दिया गया था। और एक ऐसा लीडर जो कह रहे हैं कि अपनी सांसें गिन रहा था कि मैं आज जाऊंगा कि कल जाऊंगा। यहां तक में कोई तकलीफ? बोलिएगा। बोलिएगा, कोई तकलीफ? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इस विद्रोह के बारे में एक व्यक्ति है जो ब्रिटेन का होकर विद्रोह का समर्थन करता है। नाम था बेंजामिन डिज़रायली। नोट करिएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह घोषित किया गया, लेकिन ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध नेता थे, नाम था बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली जो कि रूढ़िवादी दल के नेता थे। क्या थे? रूढ़िवादी दल। रूढ़िवादी दल मतलब ब्रिटेन में दो पार्टी है, एक पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी और एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। आज भी काम करती है। कंजर्वेटिव पार्टी के ये लीडर थे, कौन? बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने सरकार के सामने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछता है, क्या था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। वही एक विद्वान है L.E.R. रीच, नाम है क्या? L.E.R. रीच कहता है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह है। फिर इसी में एक व्यक्ति है T.R. होम्स। क्या नाम है? T.R. होम्स। होम्स कहता है कि जैसे अंग्रेज इतिहासकार भी कहते हैं कि यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य क्या है? युद्ध है। यानी कि बर्बरता यानी भारतीय लोग और सभ्यता यानी कि अंग्रेज। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 3-4 विचार दिया है। ये विचार पूछे जाते हैं, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि किसका क्या विचार है। L.E.R. रीच, मैंने कहा धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह। फिर मैंने कहा T.R. होम्स, मैंने कहा बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य विद्रोह। अगर आप लिख पाते हो तो लिखते चलिएगा और घबराइएगा नहीं। जो जो टॉपिक बोला हूं उसका नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। जो एक दिमाग में चीजें चल सकती हैं उनको समझने का पहले प्रयास करिएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है W. टेलर। क्या नाम है? W. टेलर। W. टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा।
क्या कहा? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, कि दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया, किसके खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक। फिर हम पाते हैं कि यह विद्रोह राष्ट्रीय था कि नहीं था, इस पर काफी लंबा बहस चला, बहुत बातें हुई, इस पर कई किताबें लिखी गई। इनमें से एक किताब भारत के सरकारी इतिहासकार हैं, नाम था अशोक मेहता, उनकी लिखी हुई किताब है द ग्रेट रिबेलियन, जो कि सबसे मानक किताब मानी जाती है, और इसे वह राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं अपनी पुस्तक में। कौन? मेहता जी, यानी अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में क्या कहा? कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक। उसके पहले इस विद्रोह की कथा को लिखने के लिए एक व्यक्ति को चुना गया था, जिसका नाम था आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने कहा था कि यह विद्रोह जो था, ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक। फिर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है बीडी सावरकर, जो जुड़ा हुआ है अभिनव भारत से। अभिनव भारत से जब जुड़ा तो उसने 1909 ईस्वी में एक अपनी पुस्तक लिखी, उसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्या लिखा? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। किसका लिखा हुआ है? तो बीडी सावरकर का। ये वही बीडी सावरकर है जिसने अभिनव भारत जैसी संस्था खड़ी की थी। ये वही बीडी सावरकर है जिन्होंने मित्र मेला से जुड़े हुए हैं। ये वही बीडी सावरकर है जिन्होंने यदे कदे बम पिस्टल की राजनीति को भी प्रोत्साहन दिया। सावरकर को काले पानी की सजा हुई थी, और सावरकर पे एक पार्टी का पूरा अभी मैनिफेस्टो चलता है। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कौन सी पार्टी है, और बार बार वो बहस भी करती है वर्तमान समय में। उनका राष्ट्रवाद क्या था और वर्तमान में किस राष्ट्रवाद की परिभाषा दी जाती है, दोनों में अंतर है। उन्होंने जो लिखा है पुस्तक, उसमें वो कितने बड़े हिमायती हैं हिंदू मुस्लिम एकता के, उसमें समझ में आएगा। ठीक है। लेकिन हिंदू नवजागरण, हिंदू नवराष्ट्रवाद से जुड़कर उनकी महत्ता को भी थोड़ा कम करने का प्रयास किया गया, उसे भी थोड़ा कम किया गया। ठीक। यानी कि हमने पाया कि यह नेचर में विद्रोह भले था, लेकिन इसकी प्रकृति यह थी कि वह अंग्रेजों से किसी भी हाल में लोग मुक्त होना चाहते थे, आजाद होना चाहते थे। यानी प्रकृति हमने देखा या उसका स्वरूप, तो हमने पाया कि यह विद्रोह अपने आप में क्या है? अपने आप में एक संतुलित स्वतंत्रता संग्राम जैसा दिखाई देता है। और इसको कई कलमों ने, कई प्रबुद्ध कलमों ने क्या किया? इसे लेखनी प्रदान की, जिसमें हम कहते हैं अशोक मेहता है, जिसमें हम कहते हैं बीडी सावरकर हैं, जिसमें हम कहते हैं एस एन सेन है। और एस एन सेन ने भारत सरकार के कहने पर 1857 लिखा भी है। तो उसको ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी किताब लिख रहा है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक किताब है द सेप्यू मिटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। यह भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है आरसी मजूमदार की, बार बार पूछ लेता है, जिसमें कहा गया न तो प्रथम, ना तो स्वतंत्रता संग्राम, और ना ही ये विद्रोह दिखाई पड़ता है। ठीक। ये सारी बातों को नकारते हैं, यानी कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो यह प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये तीनों ही बात को नकार देंगे। पहले इन्हीं को चुना गया था, बाद में यह एस एन सेन को दे दिया गया। बिल्कुल नाजिया। ठीक। अब इसी में एक क्रमवार इतिहास का लेखन शशि भूषण चौधरी के द्वारा किया गया 1957 में, जब विद्रोह 1857 में हुआ, और उसके उपलक्ष्य में 1957 में एक पुस्तक और प्रकाशित हुई, जिसे कहते हैं सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी 1857 टू 1859। एक और नाम आता है। ठीक है। जिसमें घटनाओं का वर्णन किया गया, और सिपाही विद्रोह के साथ साथ इसे कृषक विद्रोह करार भी दिया गया, कि न केवल सिपाही थे, सिपाही क्या थे? सिर्फ
अग्नि में घी का कार्य किए। विद्रोह तो पहले से ही बॉयल हो रहा था। अब चलते हैं तो पता करते हैं कि आखिर अगर ये विद्रोह हुआ तो विद्रोह का कारण क्या था। यानी कि हम जब जानते हैं कारण में, तो हम कारण में जब पहुंचते हैं किसी भी विद्रोह के, तो कहते हैं कि उसके कारण क्या हो सकते हैं। सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, धार्मिक कारण हो सकता है। यानी कि ये कारण मौजूद दिखाई देते हैं। ठीक, तो राजनीतिक कारण में कौन सा कारण हमें सबसे पहले दिखाई देता है, जरा इसको समझते हैं। कहते हैं, हाँ, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये चारों कारण लिखिए। सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है, और एक के बाद एक सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, कल्चरल रीजन नहीं, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या है, धर्म में कल्चर छिपा होता है। जब भी मैं पढ़ाता हूं हमेशा कहता हूं कि धर्म जो होता है कल्चर का वाहक होता है, एक संस्कृति का वाहक होता है। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा अपना एक धर्म है, मेरा अपना एक ईश्वर है, वो मेरा निजी मामला है कि मेरा एक ईश्वर है, मैं एक ब्राह्मण हूं, तो मेरा कार्य है कि मैं रोज पूजा पाठ करूं। एक मेरा मित्र है, वो हो सकता है क्रिश्चियन हो सकता है मुस्लिम हो, तो वो मेरा मित्र है, लेकिन उसका अपना एक धर्म है और उसके अनुसार वो अपने क्रियाकलाप को करता है। ठीक, वो उसका निजी कारण है या उसकी निजी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो धर्म और संस्कृति जुड़ी होती है। जैसे धर्म में संस्कृति का जुड़ा होना, जैसे अगर मैं अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहता हूं तो मैं तिलक का प्रयोग करता हूं, धूप दीप आरती करता हूं, संस्कृत मंत्रों का उद्भाषण करता हूं। वहीं एक मेरा मुस्लिम मित्र है, अपने ईश्वर को या अपने खुदा को प्रसन्न करने के लिए या उसके प्रति अपना आगाध अनुराग व्यक्त करने के लिए वो 5 वक्त की नमाज अदा करता है। वो कुरान, हदीस, इज्मा, कयास की बात करता है। वो उसका कल्चर है। एक मेरा ईसाई मित्र है जो चर्च जाता है और प्रत्येक संडे को चर्च में जाकर अपने गॉड से प्रार्थना करता है। उसकी अपनी एक अलग वेशभूषा है, मेरी अपनी अलग वेशभूषा है, और एक मेरा मुस्लिम मित्र उसकी अलग वेशभूषा है। जो खान पान, रहन सहन, वेशभूषा है, जो धर्म के अंदर समाहित है, वही सूक्ष्मता है संस्कृति की, वो संस्कृति है। ठीक, तो संस्कृति और धर्म एक दूसरे में आक्षेपित लिपटी होती है। हर एक धर्म की अपनी एक संस्कृति होती है। संस्कृति वाहक होती है किसका, धर्म का। ठीक है, यह एक बड़ा रीजन हो सकता है। ठीक है, देखिए, राजनीतिक कारण में सबसे पहले यह समझना होगा कि राजनीति उस समय कैसी थी। हमने कहा था आप लोगों से कि मुगल व्यवस्था का लगभग पतन हो चुका था। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। कौन, बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी यदि कदे इतिहास में सुनने के लिए मिलता है। हम पाते हैं कि मुगल सम्राट 1803 से ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा था। 1803 से ही ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा था। नोट करिएगा कि 1803 में मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा था, लेकिन मान मर्यादा संबंधित उसके जो दावे थे अभी भी स्वीकृत थे। क्या थे, स्वीकृत थे, उसे माना जाता था। अभी भी भारतीय राजनीतिक एकता का जो प्रतीक था वो स्वयं मुगल बादशाह ही था। अंग्रेज जानते थे कि अगर इसे अपदस्थ किया गया, हटाया गया, तो हो सकता है हमारे खिलाफ विद्रोह हो जाए। दूसरी चीज, ये गवर्नर को प्रिय पुत्र या वफादार नौकर कहकर संबोधित करते थे। 1803 तक का यह हाल है कि गवर्नर जनरल अगर आया अंग्रेज तो उसे कहते थे मुगल बादशाह कि यह वफादार नौकर है या प्रिय पुत्र जैसा है, फर्जंद है। उन्हें फर्जंद भी कहकर संबोधित किया गया। ठीक, फिर इसके बाद एक ब्रिटिश गवर्नर जिसका नाम है आकलैंड आता है, और वो मुगल बादशाह से बराबरी के सम्मान पे मिलता है। बोलता है होगा कोई और वफादार नौकर तुम्हारा, होगा कोई और तुम्हारा पुत्र, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, तुम्हारा नौकर हूं।
मैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल हूं और तुमसे मैं बराबरी के सम्मान पे मिलूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ रहा हुआ नहीं गया है। तुम्हारी शक्तियां हमने सोख ली हैं, तुम्हारे अधिकार हमने छीन लिए हैं, और सब कुछ क्या करेगा, खत्म करेगा और बोलेगा बराबरी के सम्मान पे मिलो। फिर इसके बाद एक ब्रिटिश गवर्नर और आता है जिसका नाम है डलहौजी। डलहौजी एक बड़ा ही ज़हीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल है। इसके कर्तव्य को जरा देखिए, क्या कहता है ये कि लाल किले से सम्राट को हट जाने की आज्ञा देता है कि लाल किला छोड़ दो। लाल किला जहां से प्रधानमंत्री हमारे झंडा फहराते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लाल किला से भी कभी कभी झूठ बोल देते हैं। जाने दीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, आंतरिक वेदना है तो निकल आती है, ठीक है। तो वो लाल किला क्या प्रतीक है? वो लाल किला उस समय भी भारतीय बादशाहत की प्रतीक थी और आज भी भारतीय राष्ट्रीय अखंडता के प्रतीक के रूप में दिखाई देती है। जहां से प्रधानमंत्री खड़ा होकर क्या करता है, झंडा फहराता है। उस लाल किले से मुगल बादशाह को निकल जाने की आज्ञा दिया। किसने आज्ञा दिया? डलहौजी ने बोला लाल किला छोड़ दो। आकलैंड बराबरी से मिल रहा है, डलहौजी लाल किला छोड़ने को कह रहा है, यानी मुगल प्रतिष्ठा धीरे धीरे धूमिल होने लगी। जो समस्त भारत का, यानी जिसमें हिंदू मुसलमान सिख जो भी शामिल थे, उन सबका राष्ट्रीय नेता के रूप में कौन था? वो भारत की शक्ति के रूप में कौन था? मुगल बादशाह था। क्या किया गया? प्रतिष्ठा उसकी गिरा दी गई। इन घटनाओं से सभी लोग मुगल बादशाह के अपमान से नाराज हुए और उनकी बादशाहत को मिटते हुए देखना नहीं चाहते थे। ये पहला राजनीतिक कारण है, क्योंकि अंग्रेज जिन्हें फिरंगी कहा गया, जिन्हें मलक्ष कहा गया, उन्हें भारतीय जनता भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य धर्मावलंबी हो, वो उसे बड़ी हेय दृष्टि से देखती थी। अवध का नवाब एक है जिसका नाम था वाजिद अली शाह। आप लोगों ने सुना होगा अवध का अंतिम नवाब। लिखते चलिएगा, सब फैक्ट है जो बोल रहा हूं, टोटल फैक्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम से बाहर जाएगा। कि अवध का नवाब वाजिद अली शाह के अपदस्थ कर कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया था और उसी की बेगम, उसी की बेवा है जिसका नाम है बेगम हजरत महल, और उसी का बेटा है अपदस्थ जो लखनऊ का क्या किया गया था, घोषित नवाब था, जिसका नाम था वर्जिश कादिर। यानी जब अवध के नवाब को, यानी कि अवध के अंतिम नवाब को कुशासन के आधार पर बिशप हैबर की रिपोर्ट तैयार कराई गई। डलहौजी कुछ भी ऐसे नहीं लेता था, पूरा हर काम लीगल, हर काम लीगल कर रहा है वो। लीगलिटी ऐसी इस तरह की कि बोला, पहले बिशप हैबर से बोला कि एक रिपोर्ट तैयार करो। रिपोर्ट तैयार की गई, कुशासन का आरोप लगाया गया और वाजिद अली शाह को बाकायदे कहा गया कि अब तुम अवध की सत्ता छोड़ दो। मरता क्या न करता। ये वही नवाब था जब अंग्रेजी रेजिमेंट जब अवध के महलों में घुसना शुरू की तो उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मौजूद था जो उसकी जूतियां पहना सकता था। वो भागने से इनकार कर दिया, बोला मैं यहाँ का नवाब हूं, बिना जूती के भागूंगा तो मेरे हुकूमत की बेइज्जती हो जाएगी। जूता पहनाओ, उसके बाद हम चलेंगे। ये वही नवाब था वाजिद अली शाह जो एक कविताओं का संग्रह लिखता है। आप लोगों ने सुना होगा ठुमरी गायन। ये ठुमरी के प्रणेता माने गए वाजिद अली शाह। चूंकि ये यूपी से जुड़ा हुआ आपका परीक्षा है तो यूपी से जुड़ा हुआ ये नृत्य भी है ठुमरी। हालांकि पंजाब में भी होता है, ठुमरी के कई पार्ट हैं, लेकिन आप पाएंगे कि ये ठुमरी यहीं से शुरू हुआ। एक ग्रंथ लिखा, एक किताब लिखा अख्तर पिया, वाजिद अली शाह की लिखी हुई पुस्तक है अख्तर पिया, और उसी में ठुमरी जैसे गायन का उल्लेख किया गया है, उस नृत्य का उल्लेख किया गया है। इसमें अख्तर पिया में पूछा गया सवाल है, प्रोएबल क्वेश्चन हो सकता है, नोट करिएगा। यानी कि कुशासन के आधार पे क्या किया गया,
अवध के नवाब को अपदस्थ किया गया और बाद में नवाब गिरफ्तार हुआ और बाद में वह मर भी गया। जब मरा तो उसकी बेगम, जिसका नाम था हजरत महल, उसने लखनऊ से विद्रोह को क्या किया था, कमान दिया था और उसने अपने अल्पवयस्क पुत्र वर्जिस कादिर को वहां का नवाब घोषित किया था। बाद में जब अवध पे अंग्रेजों ने पुनः अपने विद्रोह को दबाने के क्रम में जब क्या किया, जब अवध पे धावा बोला, लखनऊ को अपने कब्जे में लेना चाहा, तो बेगम धीरे से अपने पुत्र को लेकर नेपाल निकल गई। पूछता है कि विद्रोह जब दबाया गया तो बेगम हजरत महल कहां गई, नेपाल भाग गई। वो जानती थी कि पकड़ जाएंगे तो हमें अंग्रेज बहुत यातना देंगे, अंग्रेज हमें तिल तिल के मारेंगे, क्योंकि वो उनकी चीजों से वाकिफ थी। ठीक, होता क्या है कि फरवरी 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जबकि अवध से अधिक अंग्रेजों का जो समर्थक और आज्ञाकारी हम पाते हैं कि और कोई राज्य नहीं था। उतना समर्थन करने वाला, उतना आज्ञा का पालन करने वाला कोई और नहीं दिखाई देता है। उनके साथ भी क्या किया, अंग्रेजों ने विश्वासघात किया। यह भी कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना को चुनौती देता हुआ दृश्य दिखाई देता है भारतीय इतिहास में। यह भी एक राजनीतिक कारण था कि अंग्रेज से जो मित्रता कर रहे थे वो डर चुके थे। उनको मालूम था कि अंग्रेज कभी भी हमारे साथ अनुचित व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि बादशाहत और नवाबी बड़ी अदब से की जाती है। ठीक, और हमारे यहाँ एक संस्कृति है कि अदब इतना होता है कि हम चरणों में पड़ जाते हैं और जब अना होती है तो हम लंका भी खाक कर देते हैं। विद्रोह ये वही है, ये उसी तरीके का विद्रोह है। दूसरी चीज हम पाते हैं कि डलहौजी की कुछ नीतियां, जिससे मैंने कहा था आपको कि सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब विलय कर लिए गए कहां, ब्रिटिश साम्राज्य में। ये भी एक असंतोष था। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि अंग्रेजों ने एक पेशवा है बाजीराव द्वितीय, बड़ा ही निकम्मा पेशवा था। पहली बार मराठा शक्ति को धत्ता बता दिया। ये पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं एक नाना साहब। पेशवा के मरने के बाद नाना साहब ने, जो कि बाजीराव के द्वितीय के पुत्र हैं, दत्तक पुत्र, नाना साहब ने पेंशन की मांग की कि जो मेरा पेंशन आपने बंद कर दिया है वो पेंशन दे दो। अंग्रेजों ने सिरे से नकार दिया, बोला तुम दत्तक पुत्र हो, हम तो जो पूर्ण पुत्र होता है, जो उसका वाजिब उत्तराधिकारी होता है, जो उसी का पुत्र होता है, हम उसको पेंशन देने के मूड में नहीं है। तुम बोल रहे हो दत्तक पुत्र में पेंशन दो, तुम्हें पेंशन नहीं देंगे। नाना साहब इस बात से बड़े गुस्से में थे। नाना साहब ने इस बात का बदला लेने के लिए मन ही मन ठान लिया था। आपने सुना होगा कि 1857 के विद्रोह में नाना साहब नाम का एक व्यक्ति है, कानपुर से विद्रोह, बिठूर से विद्रोह करते हुए नजर आएंगे। उसी तरीके से हम पाते हैं कि कर्नाटक, सूरत और तंजौर के राजाओं की उपाधियों का भी इन्होंने अंत कर दिया। बोला कि कर्नाटक का राजा हो, सूरत का हो या तंजौर का हो, इन्हें उपाधि धारण करने का अधिकार नहीं है, सिक्के चलाने का अधिकार नहीं है। धीरे धीरे परंपरा खत्म होने लगी। ये राजनीतिक कारण है, ये कहानियां नहीं, स्टोरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कारण है जिनसे क्या हो रहा है, 1857 का विद्रोह राजनीतिक रूप से पनप रहा है। लोगों में चेतना जग रही है कि कैसे अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे उन्हें कोलैप्स करना शुरू कर दिया। फिर हम पाते हैं कि इस विद्रोह में एक ईमान कमीशन या इनाम कमीशन, एक इनाम कमीशन का जिक्र आता है। डलहौजी ने जमींदारों और जागीरदारों की जांच के लिए मुंबई में इनाम कमीशन का क्या किया, गठित किया। और इस इनाम कमीशन ने एक के बाद एक जमींदारी को भी छीनना शुरू कर दिया। यानी मुगल बादशाह खतरे में, क्षेत्रीय नवाब खतरे में, क्षेत्र के अंदर जब जाए तो छोटे क्षेत्रों में जमींदार और जागीरदार खतरे में। विद्रोह का पहला राजनीतिक कारण। ठीक, अब
विद्रोह का आर्थिक कारण क्या है, जरा उसको समझते हैं कि आर्थिक कारण क्या था। तो हम पाएंगे कि आर्थिक कारण में अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ही विद्रोह का मुख्य कारण उभर के सामने आती है। किसी भी चीज के पीछे अर्थ की धुरी सबसे महत्वपूर्ण होती है। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति कहीं ना कहीं विद्रोह के सबसे बड़े कारण के रूप में दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है भाई? यह शोषण भूमि व्यवस्थाओं के नए नए आविष्कारों, करों में वृद्धि और भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करने से किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, तो नए नए आविष्कार किए, करों में वृद्धि कर दी, नए आविष्कार किए, तो हमारे पुराने जो उद्योग थे वो खत्म होने लगे। जैसे पहले हमारे यहाँ नील का उत्पादन होता था, इन्होंने केमिकल वाला नील ले आया यूरोप में और उसका प्रसार भारत में भी कर दिया। जो नीलहे थे बेचारे परेशान। इन्होंने एक के बाद एक नई नई चीजों को इजाद करना शुरू किया। जैसे हम कहते हैं कि आविष्कार किए, आविष्कार में इन्होंने क्या किया, तमाम तरीकों की मशीनों का प्रयोग किया, लोगों के रोजगार खत्म होने शुरू हो गए। भारतीय उद्योग धंधों को इन्होंने धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे हमारी व्यवस्था चल रही थी वो कहीं ना कहीं ठप होने लगी। हमारे उद्योग भी कृषि आधारित थे। अकाल आया, महामारी आई, इन सब का प्रभाव हमारे कृषि पे भी पड़ा और उसके एवज में इन्होंने कभी भी कृषि को दुरुस्त करने का कोई उपाय नहीं सुझाया, ना कोई उपाय बताया। ये भी एक इनकी सबसे बड़ी समस्या थी। आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कर्ज ना अदा कर पाने पर सूदखोर जमीन पर कब्जा कर लेते थे। यानी अगर कोई किसान है, कर्ज लिया है और कर्ज अदा नहीं किया टाइमली, तो वहां का क्या करेगा, सूदखोर जमीन पर ही कब्जा कर लेगा। यानी जमीन पड़ती पड़ी रहेगी लेकिन खेती किसान को नहीं करने देगा। इससे कृषि व्यवस्था भी चौपट हुई। उसके अलावा हम पाते हैं कि न्यायालय और महाजनों के बीच गठबंधन से ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे मुक्त भोगी सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी अवसर का स्वागत करने को तैयार हो गई। यानी सूदखोरों और न्यायालयों में एक गठजोड़ था। अंग्रेज को हर तरीके से सिर्फ दाम दिखाई दे रहा था, उसे भारतीय पहचान नहीं दिखाई दे रही थी, भारतीय गरीबी नहीं दिखाई दे रही थी। उसे अपना पेट ही भरना था, हिंदुस्तानियों का पेट नहीं भरना था। जब हम इससे आगे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक राष्ट्रीय नेता है जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। आपने पढ़ा होगा दादा भाई नौरोजी, आरपी दत्त या आरसी दत्त या एक अन्य नाम आता है, जिन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक शोषणकारी नीतियों का एक बड़ा आख्यान प्रस्तुत किया था। और हम पाते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने 1861 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनकी लिखी हुई एक अन्य पुस्तक थी इंग्लैंड डेट टू इंडिया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के ड्रेन थ्योरी यानी धन निकासी सिद्धांत की व्याख्या की थी। यहां पे बताया गया था कि अंग्रेज कैसे भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, कैसे दिनों दिन भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न से निम्नतर स्तर तक जा रही है, खत्म होती जा रही है। ठीक है, यानी आर्थिक कारण बहुत ज्यादा था। यानी अर्थ वह था जिसने समाज के हर एक वर्ग को प्रभावित किया, चाहे वो जमींदार हो, काश्तकार हो, सीमांत किसान हो, छोटा किसान हो या भूमिहीन कृषक हो, इन सब पे इनका प्रभाव पड़ा और सूदखोरों का एक लंबा जाल विकसित गया। हम जानते हैं कि भारत में जो व्यवस्था चलती है अभी वर्तमान में भी हम पाते हैं कि कृषि मानसून पे आधारित है। हम कहते हैं कि कृषि किस पे आधारित है, मानसून पे। एक बार मानसून खराब होता है, एल नीनो ला नीनो का पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, एल नीनो का प्रभाव होता है भारत में, तो क्या होता है, मानसून खराब होता है, बिगड़ जाती है स्थिति। आज फिर भी ठीक है कि 1961-62 के बाद हम पाते हैं, यानी कि 60 के दशक के बाद हमने पाया कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई, अधिक फसलें उपजने लगी, हमारे पास भंडारण के उत्तम साधन हो गए, एफसीआई जैसी संस्था काम करने लगी। तो हम क्या करते हैं, आज मानसून खराब भी होता है तो पीडीएस चलाकर हम गांव गांव अनाज वितरित करा देते हैं। कोरोना महामारी आई, गांव गांव अनाज वितरित करा दिया,
काम हो गया। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। एक बार अगर कृषि को झटका लगा तो लोग काल के गाल में तुरंत समा जाते थे, क्योंकि इतना सिस्टम पैदा नहीं किया गया था। अंग्रेज जो भी यहां पैदा कर रहे थे वो इंग्लैंड के हित के लिए कर रहे थे, क्योंकि यह कॉलोनी था अंग्रेजों के लिए, महज कॉलोनी, उनका मातृ देश नहीं था। और उनका कॉलोनी से इतना ही लेना देना था कि अपने उपनिवेश से अधिक धन निचोड़े और क्या करें, इंग्लैंड में ले जाकर अधिक से अधिक क्या करें, उसको मुनाफा पहुंचाए। यानी आर्थिक कारण बड़ा ही बृहद है। अब सामाजिक और धार्मिक कारण देख लेते हैं कि सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था विद्रोह का। तो हम पाते हैं कि सामाजिक और धार्मिक कारणों में तमाम तरीके के जो बिंदुवाद दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले हम समाज को उठाते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा समाज है वो कई वर्गों में बटा है। उस समय हिंदू धर्मावलंबी भी है, मध्यकाल बीत चुका है, मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, सिख धर्मावलंबी भी है। और हम जानते हैं कि इन धर्म के अंदर कई जातियां व्याप्त करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदू में कई जातियां हैं। जैसे ब्राह्मण मुख मासित बाहु राजन कृत रुद्रश्य वैश्य पदाब्धम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उससे निकली हुई कई छोटी छोटी जातियां हैं। मुस्लिमों में भी जातीय वर्गीकरण होता है, उसको जाति नहीं बोलते, कुछ और नाम दे देते हैं, उनमें भी क्लासिफिकेशन है। सिख है तो सिख जाति से अलग एक अलग व्यवस्था ही है। तो हम कह रहे हैं कि भारतीय समाज कई धर्म और जातियों में बटा हुआ था। सबके अपने विशेष सांस्कृतिक अवक्षेप थे जिसे वो लेके चल रहे थे। हम पाएंगे कि वो व्यवस्था या उस चीज को अंग्रेजों ने धक्का बताना शुरू कर दिया। जैसे कोई हिंदू है जिसके धर्म में लिखा हुआ है कि वह समुद्र पार नहीं जाएगा। जब समुद्र पार नहीं जाएगा तो उन्हें क्या था कि अगर तुम ब्रिटिश रेजिमेंट में काम करते हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, तो तुम्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदेशानुसार समुद्र पार जाना होगा, युद्ध लड़ना होगा। पहली चीज, अगर आप अंग्रेजी रेजिमेंट में है तो आप अपना कोई भी जातीय चिन्ह, तिलक या चुरकी या चूला नहीं रख सकते हैं, पगड़ी धारण नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम है टोपी नहीं पहन सकते हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। सिख हैं तो अपना पग धारित नहीं कर सकते हैं। उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार चलना पड़ता था। ठीक, फिर हम पाते हैं कि हमारे समाज में कई कुरीतियां भी थी उस समय। जैसे सती प्रथा, जैसे कन्यावध, जैसे बाल विवाह का निषेध, जैसे विधवा विवाह का निषेध। तो इस समय हुआ क्या कि कुछ जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, उसी तरीके से बाल विवाह, इनका निषेध करना शुरू किया अंग्रेजों ने अपनी आत्मीयता को जगाते हुए भारत की जो सामाजिक कुरीतियां थी उन पे प्रहार करना शुरू किया। ये पॉजिटिव था भारत के लिए, लेकिन भारतीय लोगों को लगा कि ये हमारे धर्म के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे सती प्रथा का जब विरोध किया राजा राममोहन राय ने सबसे पहले, तो उन्हें अपने घर से ही तिरस्कृत होना पड़ गया था। उनकी मां ने कहा था कि तुम मेरा अंतिम संस्कार मत करना। राजा राममोहन राय सुना होगा आप लोगों ने, ब्रह्म समाज के संस्थापक, बड़ी बड़ी किताबों के लेखक। दूसरी चीज हम पाते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारतीयों के सामान्य जो चलन थे, जो प्रथाएं थी, उनको जब रोकने का प्रयास किया तो भारतीयों को लगा कि ये हमारी चीजों में या धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये धार्मिक उदासीनता का कारण बन गया। जब ये धार्मिक उदासीनता का कारण बना तो अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में बॉइलिंग होना शुरू हुआ। और वो स्वाभाविक भी था कि आप हमारे धर्म में या हमारे कोई आत्मसम्मान को ठेस कैसे पहुंचा सकता है। इस संबंध में तिलक ने लिखा है कि कोई भी आत्मसम्मान से युक्त जाति
एक घंटे के लिए भी इस तरीके की प्रथा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नोट करिएगा, तिलक का स्टेटमेंट है इसके बारे में। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं और लाल भाल पाल ग्रुप में शामिल भी हैं। इन्हें गरम दल का सबसे जबरदस्त नेता कहा जाता है। तिलक वही नेता हैं जिन्हें कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ, कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए, जबकि विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तिलक बहुत विद्वान आदमी थे। मैकाले ने कहा था कि एक संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी गहरी दिलचस्पी है, लेकिन एक आंदोलनकारी के रूप में तिलक से मैं उतनी ही घृणा भी करता हूं। ठीक है, अब हम पाते हैं कि समाज में जो चीजें घटित हुई वो अलग थी। इसी बीच में 1813 में एक एक्ट आया। इसमें भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा किया। 1813 का एक्ट पढ़िएगा। और भारत में ईसाई मशीनरियों का आगमन शुरू हो गया। जब भारत में ईसाई मशीनरियों का आगमन शुरू हुआ तो बड़े स्तर पर कन्वर्जेशन शुरू हुआ, धर्मांतरण शुरू किया गया। जो हिंदू, जो मुसलमान या सिख क्या थे, अपने धर्म में नहीं रहना चाहते थे, उन्हें विशेष सुविधा की रियायत दी जाती थी और कहा जाता था कि तुम अपनी संपत्ति बचाना चाहते हो तो तुम ईसाई बन जाओ, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। यानी कि यहां पर एक अंग्रेजों ने नया चाल चला। 1813 के एक्ट के तहत जब ईसाई मशीनरियां भारत में आई तो इन्होंने बड़े स्तर पर कन्वर्जेशन शुरू किया, यानी कि क्या किया, धर्मांतरण शुरू किया और हिंदू, मुस्लिम, सिखों को उनके अपने धर्म से हटाकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना शुरू करा दिया। यह भी सामाजिक और धार्मिक रूप से असंतोष का कारण बना। ठीक है, यानी हम पाते हैं कि एक के बाद एक इनके ऐसे ऐसे कारनामे हुए जो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भारतीयों को प्रभावित करने लगे। ठीक, अब भारतीय इससे प्रभावित हुए। न केवल प्रभावित हुए वरन इन्होंने यह भी सोच लिया कि कैसे अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना है। यह विद्रोह का सबसे बड़ा कारण है। ठीक, आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे या समझने का प्रयास किए होंगे। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई तकलीफ? बिल्कुल, लेकिन पर्दा प्रथा पे कुछ विशेष उन्होंने बात नहीं की है। पर्दा प्रथा सामान्यतः इससे अलग रखिएगा। उन्होंने बाल विवाह पे किया है, सती प्रथा पे किया है, बहु विवाह पे किया है, साथ ही शिशु वध पे किया है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा उन्होंने बल दिया, जो कुरीतियां हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें किसी को कोई तकलीफ? समझ में केवल 2 आदमी को आया क्या? और लोग बताइएगा। बोलिएगा। और लोग ठीक है? बोलिएगा। दिख तो बहुत सारे लोग रहे हैं। जो लोग थोड़ा लेट आए हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। कारण ये है कि कह सकते हैं पुनर्विवाह नहीं, पुनर्विवाह तो कहिए विधवा विवाह के खिलाफ। अगर विधवा का विवाह हो रहा है तो उस पर उनको असमंजस था। वो लोग मानते थे, भारतीय लोग, कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं किया जा सकता। ठीक है, कर सकते हैं। मेनली सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, ये मेन कुरीतियां हैं। सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, ये 3 कुरीतियां मेन थी जिनको रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, और इस तरीके की चीजों को हम पाएंगे कि अकबर ने भी रोकने का प्रयास किया था। कारण यही सामाजिक कुरीतियां हैं कि सती है, कोई महिला, उसका पति मर गया तो उसे क्या करते हैं सामान्यतः
उसे कुएं में ढकेल दिया जाता है कि तुम अग्नि के हवाले जाओ और उसमें जलो और उसमें मरो, ढोल नगाड़े की आवाज के बीच। ठीक है। और वैसे आप देखेंगे तो सती प्रथा का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है वो ईरान अभिलेख का है। ठीक है, जो भानुगुप्त का है। आज उसमें पाएंगे कि एक गोपराज की पत्नी के द्वारा सती होने का साक्ष्य है गुप्त काल का, जिसमें कहा गया है कि भक्तानुरक्ता प्रिया चकांता भर्यावलंगानुगक्ताग्निराशि। ठीक है, तो उसको स्पष्ट बताया गया है कि कैसे एक महिला को सती होने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ उन्मादी पदार्थों को सुंघाया गया, महिला आवेश में आ जाती है, साथ ही ढोल नगाड़े की एक तरकस भरी आवाज दी जाती है और उसे अग्नि में प्रज्वलित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और वो उन्माद में अपने पति के शोक में होती है और जाके क्या करती है, अपने आप को अग्नि के सम्मुख कर देती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।